नमस्कार। डीडी राजस्थान के कार्यक्रम कानून की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दर्शकों, आज हम सलाम कर रहे हैं नारी शक्ति को, उसके समर्पण, उसके त्याग, उसके धैर्य, उसके बलिदान और उसकी हर एक भूमिका को, जो कि माँ, बहन, बेटी, पत्नी, न जाने कितने रूपों में वो देती है। और इसीलिए आज की हमारी चर्चा का विषय है महिला समानता। इस विषय पर ज़्यादा जानकारियाँ लेने के लिए आज जिस शख्सियत को हमने आज यहाँ पर आमंत्रित किया है वो भी एक महिला है। चलिए स्वागत करते हैं उनका और बुलाते हैं शिवाली शर्मा जी को। मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्योंकि आज हम महिलाओं के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं, और जो हमारा विषय है वो भी महिलाओं से रिलेटेड है, तो निश्चित ही ये बहुत ही खास होने वाला है। महिला समानता क्योंकि आज हमारे विषय का केंद्र रहेगा। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे पूरे समाज के विकास के लिए, खुद महिलाओं के विकास के लिए ये समानता की स्थापना होना कितना ज़रूरी है? महिला पुरुष समानता किसी भी समाज की वह स्थिति है जहां उपलब्ध अवसर एवं संसाधनों की दृष्टि से महिला एवं पुरुष में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाना चाहिए जी। महिलाओं का किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक महिला ही है जो किसी भी समस्या का समाधान, फिर वो समस्या चाहे वो घर की हो, परिवार की हो, देश की हो, राजनीतिक हो, उसका समाधान वह पुरुषों की तुलना में बेहतर ढंग से कर सकती है। आज इस टॉपिक के संदर्भ में मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया एक बहुत ही अत्यंत मशहूर वाक्य याद आ रहा है कि लोगों को जगाने के लिए हमें महिलाओं को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। जब एक महिला अपने कदम प्रगति के पथ पर अग्रसर करने की ठान लेती है तो इस दुनिया की कोई भी रुकावट या बाधा, या मैं अपने शब्दों में कहूँ कि कोई भी घरेलू या पारिवारिक समस्या उसके बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक सकती, क्योंकि एक महिला में तो साक्षात माँ दुर्गा के 9 रूप समाहित हैं जो कोई भी परिस्थिति या समय आने पर उसका डटकर सामना करने में स्वयं सक्षम है। इतिहास में मैं किसी सभ्यता या संस्कृति की बात करूं तो उसका प्रारंभ भी नारी से ही माना जाता है। हम यहाँ आर्य सभ्यता की बात करें तो वो भी सदैव मात्र सत्तात्मक ही रही थी। खेती का प्रारंभ, बस्ती में रहने का प्रारंभ प्राय सदा नारी के द्वारा ही किया जाता रहा। वैदिक काल में भी देखा जाए तो स्त्रियों की भूमिका बहुत अच्छी थी। वैदिक काल में कई ऐसी विदुषियाँ हुई जिन्होंने महान दार्शनिक के रूप में होकर बहुत से शास्त्रार्थों का निर्माण किया था, और वो पुरुषों के साथ साथ यज्ञ कार्यों का भी संपादन करती थी। इस काल में हमारी भारतीय नारी की भूमिका पुरुषों के बराबर आंकी जाती थी, क्योंकि वो सारे कार्य वही करती थीं जो एक पुरुष के द्वारा संपादित किए जाते थे। और वेद पुराणों में हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर को पूजने की परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर स्वयं शिव और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। शिव और शक्ति दोनों ही समता के अधिकारों और स्त्री पुरुष के संबंधों का परिचायक रहे हैं। स्त्री नारी की भूमिका जो है विभिन्न काल में क्रमतर बढ़ती गई। मुगल काल में देखा जाए तो उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। मुगल आए तो हिंदुओं ने अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए उन्हें 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया था। इससे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, स्त्री प्रथा जैसी, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का जन्म हुआ, जिससे महिला एक 4 दीवारी में समेट कर रह गई और महिलाओं के प्रति अत्याचार इस युग में काफ़ी बढ़ गए थे। फिर भारतीय नारी की भूमिका ने ब्रिटिश काल का सामना किया। ब्रिटिश काल में देखा जाए तो नारी की भूमिका थोड़ी बहुत संतोषजनक रही, क्योंकि इस ही काल में बहुत से महापुरुष और समाज सुधारक पैदा हुए जिन्होंने नारी की स्थिति को काफ़ी हद तक सुधारा था। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे अनेक समाज सुधारक हुए जिन्होंने इस समाज से सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर किया। लेकिन इस असमानता की खाई को ये लोग पाट नहीं सके और पुरुष और स्त्री में विभेद का जो अनुपात था वो बढ़ता ही जा रहा था। तो इसी असमानता को दूर करने के लिए महिला सशक्तिकरण को अपनाया गया। महिला सशक्तिकरण एक ऐसा टूल है जिसमें सरकार नीतियों का निर्धारण करके महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र पर संबल बनाती है।
और इसी का उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें यह अत्यंत आवश्यक है कि इसकी शुरुआत परिवार से बचपन से ही की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात। हमारे माता पिता को चाहिए कि वो अपनी बेटियों का लालन पालन इस प्रकार करें कि उनको लगे कि हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा। जैसा वो अपने बेटों के साथ बर्ताव करते हैं वैसा ही उन्हें अपनी बेटियों के साथ बर्ताव किया जाना चाहिए। जब भी हम आज महिला को सशक्त कर सकेंगे और हम इस असमानता की खाई को पाट सकेंगे। मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें, और आप प्राचीन समय का भी आपने जिक्र किया कि वैदिक काल में ये स्थिति थी, फिर क्या स्थिति आई, और हम देखते हैं कि आज भी हम महिलाओं के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक साधारण तौर पे हम देखें कि कोई भी व्यक्ति है, उसे अपना जीवन चलाने के लिए भाई बुद्धि तो चाहिए ही चाहिए। अगर बुद्धि चाहिए, और बुद्धि नहीं, हमें तो सद्बुद्धि चाहिए, अगर वो चाहिए तो माँ सरस्वती की आराधना करनी पड़ेगी। अब जीवन चलाना है तो बिना पैसे के तो चलेगा नहीं, अब पैसा भी चाहिए तो महालक्ष्मी की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। अब लेकिन क्या करें, क्राइम भी होता है, लोगों के विचार भी थोड़े ऐसे होते हैं कि एक दूसरे का वो बुरा करना चाहते हैं। अब बुराई का नाश करना है तो काली का रूप भी धारण करना पड़ेगा। तो हम महिलाओं से कहीं भी अलग नहीं रह सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ा करके ही हमारे समाज का विकास जब तो मैडम मैंने आपको जिक्र किया कि हर एक स्त्री में माँ दुर्गा के 9 रूप समाहित हैं और वो समय आने पर उसी रूप में ढल जाती है। जी जी। अगर वो बेटी के रूप में है तो आप साक्षात लक्ष्मी के रूप में आपके घर में आती है। बिल्कुल। और वो अगर खाना बना रही है तो माँ अन्नपूर्णा के रूप में है। बिल्कुल। लेकिन अगर उस पर कोई अत्याचार हो रहा है तो वह माँ काली का रूप धारण करने में भी देर नहीं लगाती। जी जी। और इसीलिए हमारे देश में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमें तो शायद मंदिरों में भी जाए तो ठीक है, अदरवाइज अपने घर की स्त्री को यदि अच्छे से रख लेते हैं तो 4 धाम सारे मंदिर हमारे घर में ही हो जाएंगे। तो ऐसा कहा भी जाता है ना कि घर की स्त्री को अगर आप खुश रखोगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में खुद ब खुद चली आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यदि हम समानता की बात करें तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं कि हाँ अभी ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे हमें समानता चाहिए, यहाँ हमें असमानता दिखाई पड़ रही है, इन क्षेत्रों में अभी काम करना ज़रूरी है? महिलाओं को पुरुषों की जैसे निर्भरता का जीवन जीने की, सत्ता और संपत्ति में बराबरी का अधिकार प्राप्त करने की, जी जी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत बनने की, और उनके प्रति हो रहे शारीरिक और मानसिक शोषण को दूर करने के अवसर और अधिकारों में समानता की अत्यंत ज़रूरत है, और इनके बिना कोई भी स्त्री सशक्त नहीं बन सकती। बिल्कुल। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी मैं अगर आज के सिनेरियो की बात करूं तो आज के भारतीय समाज और हालांकि परिवारों में भी लड़कियों और महिलाओं के साथ आज भी भेदभावपूर्ण तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। मैं छोटी सी बात ही लूँ कि अगर घर में खाना परोसा जा रहा है तो एक माँ अपने बेटे की थाली में वो सब कुछ रख देती है जो उस बेटे को पोषण के हिसाब से चाहिए, लेकिन अपनी लड़की की थाली में वो वही परोसती है जो अंत में बचा कुचा रह जाता है। जी जी। बेटी भी सब्र कर कर रह जाती है कि शायद मेरे लिए यही सब है, और इसी शिक्षा को लेके जब वो दूसरे घर जाती है तो वहाँ भी वो इसी शिक्षा का पालन करती है, और जब वहाँ पर सबको खाना खिलाने के बाद अंत में खुद बचा कुचा खाना खा लेती है। अब इसी क्रम में मैं यदि शिक्षा की बात करूँ तो जब हमारे यहाँ कन्या का जन्म होता है तो अधिकांश घरों में उदासी छा जाती है कि जैसे यहाँ कोई खुशी नहीं हुई बल्कि यहाँ कोई मातम छा गया है। कन्या का जन्म उनके लिए एक बोझ लेके आता है। अधिकांश माता पिता ये सोचते हैं कि इसको शिक्षित करने की क्या ज़रूरत है, इसमें हमारा कोई भविष्य नहीं छुपा हुआ है, हमारा भविष्य तो हमारा लड़का ही सुधारेगा। वो बस उसकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि इसकी शादी पर पैसा खर्च करेंगे, इसकी पढ़ा लिखा के हमें इसका क्या करना है, ये कौन सा हमें कमा कर देगी। जी सही बात। इसलिए उसकी शादी करके वो मुक्ति पा लेते हैं और वो अशिक्षित की अशिक्षित रह जाती है। राजनीति, व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों में जब भी हमारी महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश की है तो पुरुषों द्वारा उनका दमन कर दिया जाता है। जी जी। और यहाँ तक कि उनके साथ शारीरिक और मानसिक हिंसा पर भी उतर आते हैं। आज भी मैं भारतीय नारी की भूमिका की बात करूँ तो आज के समाज में 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी वो 2म दर्जे की नागरिक बनी हुई है। कुछ परसेंटेज पे तो हाई क्लास सोसाइटी में महिलाओं ने अपना दबदबा बनाए रखा है, लेकिन
पूरे भारतीय समाज की मैं बात करूं तो आज भी महिलाएं गरीबी में जीवन यापन कर रही हैं, अशिक्षित हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मानसिक क्रूरता हो रही है, वो पैरों तले दबाई जा रही हैं। तो ये सब असमानता की ही बात है, जिसके लिए हमें नारी को सशक्त बनाने के लिए हमें इन सब क्षेत्रों में बहुत अत्यधिक कार्य करने की आवश्यकता है। नारी को पीछे करने में पुरुष का तो हाथ रहा ही है, लेकिन मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि नारी को पीछे करने में स्वयं नारी की भूमिका है। जो एक पुरुष समाज की प्रवृत्ति को लेकर जो महिलाएं चलती हैं कि पुरुषों के बिना कोई काम नहीं चलेगा, ऐसी महिलाएं स्वयं नारी को पीछे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये बात आपने बहुत ही सही कही है, क्योंकि पुरुष ये करते हैं, पुरुष वो करते हैं, ये बात तो हर कोई कह देता है और हम देख भी लेते हैं, लेकिन नारी भी नारी को पीछे कर रही है, ये भी तो बताया जाना ज़रूरी है और इस पर भी काम होना ज़रूरी है। आगे जानना चाहेंगे आप? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सरकार भी इस ओर काफ़ी काम कर रही है। भारतीय संसद ने अनेक कानून भी बनाए भारतीय नारी को अबला से सबला बनाने के लिए, लेकिन एक भारतीय नारी सबला जब ही बन पाएगी जब वो शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी। हमारे संविधान द्वारा ऐसे कई अनुच्छेद बनाए गए जहाँ पर स्त्री और पुरुष के बीच समानता लाई गई। आर्टिकल 14 और 15 की मैं यहाँ बात करूँ तो हमारे यहाँ जितने भी कानून बनाए गए वहाँ पर उसकी नज़र में स्त्री पुरुष सभी समान रूप से हैं और सभी को विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। इसी प्रकार आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी भी भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के साथ, और नागरिक के अंतर्गत स्त्री पुरुष दोनों ही आ जाते हैं, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में आर्टिकल 15(3) की यहाँ मैं चर्चा कर रही हूँ, तो इसमें राज्य को हक दिया गया है कि वो स्त्रियों के संदर्भ में स्पेशल प्रोविज़न बनाए। आर्टिकल 16 में जो अपने यहाँ लोक सेवाएं होती हैं, इसमें नियोजन के अवसर में समता का प्रावधान किया गया है कि कोई भी अपनी योग्यता के दम पर समान पद पर, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, नियोजित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार, बेगार, बलाश्रम की व्यवस्था की गई है। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत अनैतिक व्यापार को रोकथाम करने के लिए अधिनियम लाया गया। इसके अंतर्गत मानव दुर्व्यापार को एक अपराध घोषित किया गया। आर्टिकल 39 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत काम की मानवोचित दशाएं तय की गई। इसके अंतर्गत स्त्री को समान वेतन की सुविधा की गई। कहा गया कि इसमें स्त्रियों को काम बराबर समझा जाएगा, उनको गर्मा में जीवन जीने की आज़ादी होगी, उनका किसी प्रकार से शोषण नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में आर्टिकल 42 में भी स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाई गई, काम के घंटे नियोजित किए गए। कहा गया कि किसी भी महिला को खतरनाक मशीनों पर नियोजित नहीं किया जाएगा और उनको काम के कुछ ही घंटों उनसे काम लिया जाएगा, उनको अत्यधिक घंटों वाले कार्य में लिप्त नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार आर्टिकल 51A जो मूल कर्तव्य हमारे हैं, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को ऐसी प्रथाओं को त्याग करना होगा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। सती प्रथा जो हमारे यहाँ चलती आई थी कि किसी स्त्री का जब पुरुष मर जाता था तो समाज के लोग जबरन उसे उसी पुरुष के साथ जिंदा जला देते थे। तो इस सती प्रथा को भारतीय नारी के सम्मान के विरुद्ध माना गया और सती प्रथा अधिनियम के द्वारा इसे त्याग दिया गया। इसी क्रम में आर्टिकल 243D है, जिसमें भारतीय महिलाओं के लिए पंचायती चुनावों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें 1/3 पद अध्यक्ष के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसी प्रकार भारतीय संविधान ने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए समय समय पर संशोधन पारित करता रहा है, लेकिन संशोधन किए जाने से काम नहीं चलेगा, उनका क्रियान्वयन भी किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जी जी बिल्कुल। और हम देख रहे हैं, आपने हमें बताया कि संविधान में तो एक लंबी पूरी लिस्ट है
कि महिलाओं के लिए ये है, ये है, ये है, अधिकार में अधिकार है और कर्तव्य में कर्तव्य है। अब कानूनी तौर पे तो बात पूरी हो गई कि संविधान ने तो भाई इतनी सारी व्यवस्था की हुई है। कानूनी बात तो पूरी हो गई, हाँ। कानून ने तो हमें थाली परोस के दे दी, जी। पर उसके लिए महिलाओं को तो चाहिए वो हाथ बढ़ा के उस भोजन को खाएं। जब भी तो अधिकारों का क्रियान्वयन होगा, और उसके लिए महिलाओं का जागरूक होना आज अत्यंत आवश्यक है। जी, जी। और उसके लिए पहले महिला को शिक्षित होना पड़ेगा। जी जी, मतलब जैसे एक चाहे कोई सिंह भी होता है, शेर भी होता है, उसको भी अपने आप शिकार नहीं मिल जाता है, जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत दो तरीके की है, एक मेहनत करेगी खुद महिलाएं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्रावधान बना दिए गए हैं और आप तो कुछ कर ही नहीं रही हैं, जो चलता आ रहा है वही चल रहा है, नहीं। एक मेहनत करेगी महिलाएं, एक करेगा समाज, और एक करेंगे कानून, एक करेगी सरकार। संविधान के बारे में हमने जाना कि संविधान में बहुत से प्रावधान हमारे देश की महिलाओं के लिए किए गए हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए यदि हम अलग से और कानूनों की बात करते हैं तो कौन कौन से कानून भारत देश में लाए गए हैं और किस संबंध में? भारतीय संसद ने और हमारी भारतीय केंद्र सरकार ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए समय समय पर अनेक कानून पास किए गए। हमारी भारतीय महिला परिवार की जब इकाई में रहती है, साझा गृहस्थी में रहती है, तो वो खुद परिवार में हिंसा का शिकार आए दिन होती रहती है। परिवार में स्त्री के रहने वाले रूप माँ, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में होते हैं, जो आए दिन किसी न किसी शारीरिक और मानसिक हिंसा का शिकार होती रहती हैं। उससे बचाव के लिए सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित किया। इसके अंतर्गत महिलाओं के प्रति जो घरेलू अपराध होते रहते हैं उनसे उन्हें मुक्ति दिलाई गई। और आए दिन हमारी जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो दहेज की मांग को लेकर उनके ऊपर कई प्रकार के अपराध होते रहते हैं जी। उन्हें इवन मृत्यु के लिए विवश भी कर दिया जाता है। कई हमारी बच्चियां मौत के घाट उतार दी गईं दहेज जैसी मांग को लेकर। तो इससे बचाव के लिए 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया, और जिसमें समय समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। इसी प्रकार महिलाओं को जब महिला यानी उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो ससुराल वालों द्वारा उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि वो अब इस घर में कुछ भी नहीं है, तुम अपने मायके वापस चली जाओ। वहाँ पर से भी उसको दुत्कार दिया जाता है कि अब यहाँ भी हम भी तुम्हारे कुछ नहीं लगते, हमने तो तुम्हारी शादी कर दी। इस स्थिति से बचने के लिए हिंदू संपत्ति अधिकार अधिनियम बनाया गया, जहां एक विधवा स्त्री को अपने पति की संपत्ति पर हक दिलाया गया जी। इसी क्रम में हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम बनाया गया। जब एक पत्नी अपने पति का घर छोड़ देती है किसी भी परिस्थिति के आने पर कि वो उसके साथ नहीं रह सकती, अब वो इस समय अगर वो कमाती नहीं है तो उसके लिए अपना गुजारा करना सबसे बड़ी समस्या है। इस चीज़ से निजात दिलाने के लिए हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम बनाया गया, जिससे उसका गुजारा चल सके। CRPC की धारा 125 में भी उसके भरण पोषण के बारे में प्रावधान किया गया है जी। जिसके जरिए वो अपने पति से मासिक गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती हैं, अपने लिए व अपने बच्चों के लिए भी। मैम, आपने बहुत से अपराधों का अभी जिक्र किया कि जैसे दहेज के बारे में आपने बताया, कन्या भ्रूण हत्या भी होती है। अब बहुत से अपराध मुझे लगता है कि उन व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं जिनके बीच में महिला रहती है, और ये बहुत ही गलत स्थिति है कि खुद परिवार किसी व्यक्ति के खिलाफ, महिला के खिलाफ अपराध कर रहा है। हम दूसरों की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, दूसरों का रोल तो बहुत कम आता है, और महिलाओं से रिलेटेड जितने भी अपराध सामने आते हैं उनमें ये देखा जाता है कि लगभग 80 to 90% केसेस में जो अपराधी व्यक्ति होता है वो होता है जो उसका जानकार होता है, चाहे अपराध किसी भी तरीके का क्यों ना हो। दहेज का जो अपराध है वो व्यक्ति करते हैं जो खुद घोड़ी पे बैठ करके उसको दुल्हन बना करके लेकर के आ रहे हैं, वो सासू माँ जो उनकी आरती उतार करके उनका गृह प्रवेश करा रही होती है। अब ये जो स्थिति है, परिवार की ये जो सोच है, ये कानूनों ने अपना काम कर दिया, लेकिन ये मुझे लगता है कि यदि हमें चेंज करनी है तो उसमें हमारी वैल्यूज़ का काफ़ी रोल है कि हमें हमारे संस्कारों का बीज बोना पड़ेगा लोगों के अंदर, परिवार के बच्चों के अंदर, तब जाकर के स्थिति बदलेगी। आपको क्या लगता है?
सबसे पहले बात तो ये है कि जब हम किसी बेटी को अपने घर में शादी कर लाते हैं जी, तो उसको वो दर्जा देना चाहिए कि ये हमारे घर की एक सदस्य है। और जबकि भारतीय परिवारों में ऐसा नहीं है। बिल्कुल। घर में जिसको हम ब्याह कर लाते हैं उसके साथ सदस्य तो दूर की बात, उसके साथ तो आप एक नौकरानी की तरह व्यवहार करते हो कि अगर उसने काम कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वही कि उसकी पिटाई होगी। अगर वो कमाती नहीं है तो उसको रुपए पैसे का ताना दिया जाएगा और यही फिर उसको मजबूर किया जाएगा कि तू अपने मायके से हमारे लिए पैसे लेके आ। जी जी। नहीं तो फिर वही है कि जैसे बच्चियां आए दिन आपने देखा है कि कैरोसिन छिड़क कर मर गई या किसी महिला ने फांसी लगा ली। तो ये सारे अपराध हमारे समाज में घटित होते रहते हैं। जी जी। इसी से बचने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम लाए गए जिससे ससुराल वालों पर काफ़ी हद तक लगाम लग सके। जी। दहेज में जो मिलता है वो वैसे तो मैं बता दूं आपको कि वो स्त्री धनी होता है, उस पर किसी ससुराल वाले का इवन लड़की के पति का भी कोई अधिकार नहीं होता। उस सारे स्त्री धन का यूज़ वो अपने लिए ही करती है। लेकिन आप भी जानते हो इस चीज़ को, परिस्थितियां बिल्कुल चेंज हैं। घर में लड़की ब्याह के आती है, उससे सारा जेवर उतार ले लिया जाता है। उससे जो उसके माता पिता के यहाँ से मिलता है उस पर भी लड़के वाले अपना अधिकार समझकर बैठ जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इसी की रोकथाम के लिए 1961 में अनेक प्रोविज़न किए गए। हमारी भारतीय दंड संहिता में भी इसके लिए कई प्रोविज़न किए गए हैं। अगर ससुराल वाले दहेज का सामान दुर्भावनावश अपने पास रख लेते हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और 406 में यह प्रावधान किया गया है कि वह जाकर शिकायत कर सकती है और उनको दंडित करवा सकती है। इसी प्रकार अगर आप धमकी दे रहे हैं या लड़की पर दबाव बना रहे हैं कि तू भाई दहेज लेकर आ अपने माँ बाप से, तो वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 में शिकायत कर सकती है। और यदि धमकी अगर उन्होंने लिख कर दी है तो इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 507 के अंतर्गत वो उन्हें दंडित भी करवा सकती है। और महिलाओं को ये ज़रूरी है कि वो सब चीज़ें सहन ना करें, अपनी आवाज़ भी उठाएं। हाँ, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। और आवाज़ वो ही महिला उठा पाएगी जो शिक्षित हो, अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हो। एक अनपढ़ और जो औरत अवेयर ही नहीं है तो वो क्या आवाज़ उठाएगी? बिल्कुल। वो तो अपना भाग्य समझकर ये सारे अपने प्रति अत्याचारों को सहती जाएगी। जी जी। कि ये मेरे भाग्य में लिखा था इसलिए मैं आज पिट रही हूँ। और परिवार के द्वारा उसे शुरुआत से बचपन से बताया भी यही जाता है कि तुम्हें धीरे बोलना है, तुम्हें घर के काम में एकदम निपुण होना है। और हमें नहीं पता चलता लड़कों को कि ये सब सिखाया जाता हो कि एक लड़के को उसकी माँ बुलाती हो और कहती हो कि बेटा आटा लगाना सीखो, तुम्हारे को भविष्य में काम आएगा। ये सब चीज़ें हम अपने परिवारों में नहीं देखते हैं और शायद जब तक देखेंगे नहीं तब तक कुछ बदलेगा भी नहीं। मैं आपको छोटी सी बात ही बता दूं कि लड़का और लड़की अगर दोनों भाई बहन बैठकर पढ़ रहे होते हैं तो माँ बेटी को ही उठाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि बेटा आजा मेरे साथ काम करवा ले। बेटे को तो ये बोलेंगे तू डिस्टर्ब मत हो, तू आराम से पढ़। लेकिन लड़कियों के साथ सिचुएशन दूसरी है। और ये काम कर कौन रहा है? खुद महिला ही कर रही है। और फिर आगे चल कर के वही महिला कहती है कि महिला समानता हमें चाहिए, महिला सशक्तिकरण हमें चाहिए। तो ये चीज़ों का बदलाव करना सब में ज़रूरी है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। ठीक है। माता पिता को मिलकर ही लालन पालन इसी हिसाब से करना चाहिए कि अगर आप बेटी को आवाज़ दे रहे हो तो 2 बार बेटे को भी आवाज़ दो कि बेटे जरा उठकर आना, बिल्कुल, ये काम करो। मैम, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये समानता की स्थापना हो, खुद महिलाएं आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी अगर हम यहाँ महिला समानता की बात कर रहे हैं तो ये हमारे नीति निर्धारण करने वालों के लिए सोचने का समय है। उनको जो उन्होंने हमारे लिए योजना या कार्यक्रम बनाकर दे दिए हैं उनका अधिक से अधिक क्रियान्वयन जब ही होगा जब हमारे देश के नागरिक अत्यधिक जागरूक होंगे। और जागरूक होने के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं अपने दर्शकों से यही अपील करना चाहूँगी कि अपने परिवार में रहने वाली बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, उन्हें सबल बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, जिससे वो आगे चलकर इस देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।
मैम, कार्यक्रम में आपने शिरकत की और इतनी अच्छी जानकारियाँ इतनी सहजता से हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की इस चर्चा के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें अपने आप को, अपने देश को आगे बढ़ाना है, या यूँ कहें कि हमें विकास करना है, तो ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा, 4G 5G टावर लॉन्च करने से नहीं होगा, नई मिसाइल्स लॉन्च करने से नहीं होगा, तब तक जब तक कि देश की महिलाएं, उन्हें समानता नहीं मिलेगी। और इस कार्यक्रम के ज़रिए हम हमेशा ये कोशिश करते रहेंगे कि हम परिवर्तन ला सकें, क्योंकि हमारा मानना यही है कि हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जलजला, निगाहों में इरादे, बाजुओं में हौसला, आसमां झुककर हमारे पांव तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा, नाव तक आ जाएगा। हम अपनी कोशिश करते रहेंगे और अगली बार नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।